स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। आज का मैं जो पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा ये हुआ था एसएससी सीजीएल का 17 सितंबर 2025 को शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था। उसका मैं मैथ का डिटेल में और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्यूशन कराऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। अगर हम इसे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने लगेंगे तो हमें काफी टाइम लगेगा, जो कि हमारे एग्जाम के लिए ठीक नहीं है। तो इसमें हम अप्रॉक्स वैल्यू मेथड से सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर आप ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर दो वैल्यू तो निगेटिव में दी हुई है, एक और दो वैल्यू जो है पॉजिटिव में है। और अंतर भी अगर हम देखें दोनों में, क्योंकि पॉजिटिव वाले में भी एक से ज्यादा का अंतर है और माइनस वाले में भी एक से ज्यादा का अंतर है। तो अप्रॉक्स वैल्यू मेथड से आप इसे सॉल्व करिए। तो अगर इसे हम सॉल्व करें 2.4 और 3.125, 3.125 को हम 3.1 ले लें तो 2.4 और 3.1 ये हो जाएगा 5.5 और मल्टीप्लाई में है 0.25। 0.25 को लिख सकते हैं 1/4, 1/4 हो जाएगा। और माइनस ये ब्रैकेट में सॉल्व करें तो 0.75 डिवाइड हो रहा है 0.3 से। तो 4 से अगर हम इसे डिवाइड कर लें अप्रॉक्स में ही तो 14 चौके 56, तो लगभग आएगा 1.4 के करीब। और माइनस में 0.75, तो एक अंक हम जो दशमलव में है, एक ये दशमलव ये आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7.5। 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 2.5। तो इसे हम लिख सकते हैं इतने को 2.5। तो अब अप्रॉक्स वैल्यू जो वैल्यू आएगी इसकी 1.4 में से 2.5 घटेगा तो लगभग आएगा माइनस का 1.1। माइनस में 1.1 लगभग जो वैल्यू है ये ऑप्शन 1 में है, क्योंकि ये वैल्यू तो दूर है काफी। तो अप्रॉक्स वैल्यू मेथड से इतना आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक इक्वेशन दी हुई है 20% ऑफ पी प्लस क्यू। तो 20% की वैल्यू क्या होती है अगर फ्रैक्शन में लिखें तो ये होती है 1/5। और ये p प्लस क्यू है, ऑफ है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस क्यू। इक्वल में 50% ऑफ p माइनस क्यू है। तो 50% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा p माइनस क्यू। फाइंड करना है रेशियो p और q का। तो पहले हम p प्लस क्यू जो हम वैल्यू इसमें मिल सकती है पहले वो निकाल लें। तो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं रेशियो में। तो ये 5 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2, क्योंकि 2 अपॉन में था तो ये आ जाएगा ऐसे। अब p और q का रेशियो चाहिए तो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो इसमें लगा दें। कंपोनेंडो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें, डिविडेंडो। तो दोनों को हम पहले जोड़ के ऊपर लिखें तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2p। और अब ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा के लिखें तो p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू हो जाएगा। तो p से p कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2q। और ये इधर जुड़ेगा तो 5 2 7 हो जाएगा। और 5 में से 2 घटेगा तो ये आ जाएगा 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो p बाई क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7/3, जो कि यही इसका रेशियो हो जाएगा 7:3। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक दुकानदार दो तरह की दालों को 3:1 के अनुपात में मिलाता है। 3:1 के अनुपात में मिलाएगा। एक की कीमत 80 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरे की 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो पहले की जो कीमत दी हुई है ये रेट दिया हुआ है और ये क्वांटिटी हो जाएगी, ये रेशियो में है। और ये रेट जो है प्रति किलोग्राम रुपए में दिया हुआ है। तो दूसरे की जो कीमत है ये है 100, ये हो जाएगा 100 का। अगर वह इस मिश्रण को 91.8 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है ये फाइंड करना है। तो अगर मान लें कि ये जो 3 और 1 के रेशियो में मिला रहा है, अगर ये 3 किलो मिलाएगा तो ये 1 किलो मिलाएगा इस वाली दाल को। तो 3 किलो अगर हम इससे मिला लें तो 8 3 24, 240 का ये वाला टाइप हो जाएगा। और 1 किलो इसे मिलाएगा 100 वाले का
तो 100 एकम 100, ये हो जाएगा 100। तो टोटल कितनी आ गई वैल्यू? ये हो जाएगी 240 और 100, 340 हो जाएगी। और 3 और 1 4, 4 किलो हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 से डिवाइड। 1 किलो की अगर हम रेट निकालें, 1 किलो का जो मिक्सचर होगा उसका रेट निकालें, तो 8 चौके 32 और बचा 20, 8 पंचे 40, 85 रुपए प्रति किलो का रेट इसमें आ जाएगा, 1 किलो का रेट। और इसमें जो ये मिश्रण बेचा जा रहा है, ये बेचा जा रहा है 91.8 रुपए प्रति किलो की रेट से। इस रेट से बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा? क्योंकि बेचा जा रहा है इतने में, खरीदा जा रहा है 85 में, तो प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से 91.8 में से 85 घटाएं, तो ये हो जाएगा 6.8। और जो रेट है 85 है, तो 85 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगी वैल्यू परसेंट में। तो अगर हम ऑप्शन में देखें, लॉस तो होगा नहीं, लॉस वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, बचा केवल 10% और 8%। अगर ये हम यहां से देखें तो 10% कब होता? 85 रुपए का रेट है, तो 8.5 का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन 8.5 से ये कम है, तो यही जो होगा 8% इसका रेट आ जाएगा। हमें सॉल्व करने की भी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। ए और बी क्रमशः 45,000 रुपए और 60,000 रुपए का निवेश करते हैं। ए 8 महीने तक और बी 6 महीने तक बिजनेस में रहता है। अगर कुल मुनाफा 36,000 रुपए है, तो ए का हिस्सा इसमें फाइंड करना है। तो जो भी प्रॉफिट होगा ए का, वो फाइंड करना है। तो प्रॉफिट बांटा किसमें जाता है? प्रॉफिट बांटा जाएगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो भी रेशियो होगा, उस रेशियो में बांटा जाएगा। तो जो भी लाभ होगा, मुनाफा, वो निवेश और समय का जो अनुपात होगा, उस अनुपात में बांटा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो निकाल लें, ए है और बी है। तो यहां से हमें रेशियो चाहिए, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, यहां से हम 3 जीरो इसमें और 3 जीरो इसमें हम कैंसिल कर सकते हैं। अब बचेगा ये 45 और ये हो जाएगा 60। क्योंकि हमें रेशियो में चाहिए, तो हमने इसीलिए 3 जीरो एलिमिनेट कर लिए। ए 8 महीने के लिए, तो इसमें समय का मल्टीप्लाई कर दें, 8 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रेशियो फाइंड हमें करना है। और इसे अगर हम सॉल्व करें तो 15 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3। 15 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4। 8 त्रिक 24 और 6 चौके 24, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो अनुपात आ जाएगा 1:1 का। तो जितना प्रॉफिट ए को होगा, उतना ही प्रॉफिट बी को होगा। टोटल 36,000 है, तो आधा आधा प्रॉफिट हो जाएगा, तो 18,000 ए का आ जाएगा, 18,000 बी का आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 30 छात्रों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि एक छात्र को हटा दिया जाए, तो औसत घटकर 59.5 किलोग्राम हो जाता है। तो हटाए गए छात्र का वजन कितना है, ये इसमें फाइंड करना है। चलिए मैं इसको आपको स्मार्ट अप्रोच से बताता हूँ ये कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप इसे मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। स्मार्ट अप्रोच में क्या होगा, औसत जो दिया हुआ है 60 है, 60 किलोग्राम औसत है, और बाद में ये औसत घटकर 59.5 हो जाता है। तो कमी कितने की आ रही है? 0.5 की। 0.5 कम हो जाता है सभी का एवरेज। तो ये जो छात्र हट रहा है, अगर ये 60 किलोग्राम का ही होता, अगर ये 60 किलोग्राम का ही होता, तो एवरेज में कमी ना आती, ना बढ़ता ना घटता, तो 60 किलोग्राम ही इसका एवरेज होता। लेकिन ये 0.5 किलोग्राम घट रहा है एवरेज में। कितने लोगों में से घटेगा? तो 30 तो पहले थे, एक चला गया, ये जो हट रहा है ये हट गया, तो 29 छात्र बचे। तो 29 लोगों में 0.55 किलोग्राम घट जाएगा। तो ये जो वेट घटा है, ये ज्यादा ले रहा होगा 60 में, ये इतना ही वेट ज्यादा होगा, तभी ये इसमें से घटेगा। तो ये जो वेट ज्यादा होगा, इसमें हम जोड़ दें 29 गुणे 0.5, यही आ जाएगा जो हट रहा होगा छात्र, उसका वेट। तो इसे हम सॉल्व कर लें, तो आ जाएगा 60 प्लस 29 गुणे 0.5, ये हो जाएगा 14.5। तो 60 प्लस 14.5 74.5 हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 40 लड़कियों के एक समूह में शुरुआत में औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर मापी गई थी। तो जो एवरेज है
वो 160 सेंटीमीटर मापी गई थी और 40 इसमें लड़के हैं। हालांकि बाद में पता चला कि एक लड़के की लंबाई गलत तरीके से 165 सेंटीमीटर दर्ज हो गई थी, जबकि वह 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी। 165 दर्ज हो गई, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी? 156। तो कितना कम होना चाहिए? 9 सेंटीमीटर। टोटल में 9 सेंटीमीटर कम होना चाहिए था। तो सही औसत लंबाई की गणना करें कि क्या होगी। एवरेज था 160 सेंटीमीटर, 160, और ये अगर इसमें से हम घटा दें 9 सेंटीमीटर, अगर हम टोटल में से घटा दें तो यही आ जाएगा इसका एवरेज। ये एवरेज है, तो ये 9 सेंटीमीटर जो होगा ये 40 लड़कों में डिवाइड होगा। 40 लड़कों में डिवाइड होगा, क्योंकि ये एवरेज है तो इसे भी हमें एवरेज बनाना पड़ेगा। तो जो न्यू एवरेज होगा, एवरेज न्यू, वो 160 सेंटीमीटर में से ये 9 सेंटीमीटर कितने लोगों में डिवाइड होगा? 40। 40 लोगों में डिवाइड होगा। अगर आप ऑप्शन में चेक करें तो 160 में ये दशमलव में समथिंग वैल्यू आएगी, तो 160 से थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी, जो कि ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर 5,000 रुपए की राशि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 6,050 हो जाती है, तो सालाना ब्याज दर क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। 5,000 की राशि 6,050 हो जाती है। अगर इसका हम रेशियो निकाल लें, 5,000 से कितनी हो जाती है? 6,050। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 से हम और डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और 5 एकम 5, ये आ जाएगा 121। 100 रुपए 121 हो जाता है। कितने साल में? 2 साल में। चक्रवृद्धि ब्याज है तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो 100 का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 10 और इस 121 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 11। तो ये आ जाएगा 1 साल का रिलेशन। तो अगर 10 रुपए उधार लिया जाएगा तो 10 रुपए चुकाना होगा। तो इसमें कितना का ब्याज लगेगा? 1 रुपए का। कितने में से? 10 रुपए में। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जीरो से जीरो, तो ये आ जाएगा 10। 10% ब्याज लगेगा और ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक फल विक्रेता 15 किलो सेब 750 रुपए में बेचता है, जिससे उसे 5 किलो सेब की लागत कीमत के बराबर लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। लाभ प्रतिशत जो है परसेंटेज में फाइंड करना है और इसमें रिलेशन सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस से दिया हुआ है, क्योंकि 5 किलो सेब की लागत कीमत के बराबर लाभ हो रहा है। तो इसमें वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो 15 किलो सेब बेचा जाएगा 5 किलो सेब की लागत कीमत के बराबर लाभ पर। तो 15 एसपी की जो वैल्यू होगी, 15 सीपी जितने में खरीदी जाएगी और प्लस इसमें हम प्रॉफिट जोड़ दें तो ये 15 एसपी के बराबर हो जाएगा। तो 5 किलोग्राम सेब की लागत कीमत, तो 5 सीपी, ये आ जाएगा इसका रिलेशन सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये 15 एसपी और ये हो जाएगा 15 5 20 सीपी। यहाँ से रिलेशन निकालें, एसपी और सीपी का रेशियो ले लें, तो ये हो जाएगा 20/15। 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 4/3। अगर सेलिंग प्राइस 4 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 3 होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज अब निकाल सकते हैं। कितने का प्रॉफिट होगा? 3 रुपए में 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 1 रुपए का प्रॉफिट आ गया। कितने से हो रहा है? 3 से हो रहा है, तो 3 से डिवाइड। परसेंटेज में फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करना है 100 को, तो 33.33%, ये आ जाएगा इसका प्रॉफिट। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक ओवन की अंकित कीमत 12,000 रुपए है। इसे लगातार 2 छूट के साथ बेचा जाता है। अगर दूसरी छूट 20% है और अंतिम बिक्री मूल्य 84 रुपए है, तो पहली छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो 12,000 का ओवन है, इसमें 2 छूट लग रही है। पहली छूट दी नहीं हुई है तो हम दूसरा ही छूट पहले लगा दें। तो 20% इसमें से अगर हम कम करें, क्योंकि पहली छूट और दूसरी छूट को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, पहले हम दूसरी छूट लगा दें और पहली छूट बाद में लगाएं,
तो भी इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम पहले 20% इसमें से कम कर दें, तो 12 दूनी 24, 24 कम हो जाएगा। तो ये बचेगा 0 0 और ये 6 और ये हो जाएगा 96, 96 बचेगा। लेकिन जो पहली छूट है, ये छूट लगाने के बाद जो अंतिम बिक्री मूल्य होता है, ये हो जाता है 8400। अगर मान लें पहली जो छूट है वो x% की है, x% कम करने के बाद 8400 हो जाता है, तो अब हम x% निकाल सकते हैं, क्योंकि 96 रुपए की वस्तु अब हमें कितने मिल रही है, 8400 में। तो कितने की छूट मिल रही है, 1200 की। 1200 की छूट मिल रही है, कितने से मिल रही है, 9600 से। तो 9600 से डिवाइड, परसेंट में फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ जाएगी परसेंट में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 8 8 से अगर हम इसे डिवाइड करें 100 को, तो 12.5% आ जाएगा, जो कि पहली छूट होगी, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक बैरल में एल्कोहल और पानी का मिश्रण ये 7:4 के अनुपात में 7:4 के अनुपात में दिया हुआ है। अगर इसमें 12 लीटर पानी मिलाया जाता है, 12 लीटर पानी मिला दिया गया, तो एल्कोहल और पानी का अनुपात 7:6 हो जाता है। तो नया अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7:6। बैरल में मिश्रण की शुरुआती कुल मात्रा पता करें कि कितना थी। अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो एल्कोहल की मात्रा इसमें सेम रहेगी, क्योंकि पानी मिलाया जा रहा है, और जो रेशियो है वो भी सेम ही दिया हुआ है, 7 इसमें है, 7 इसमें है। लेकिन ये जो पानी की मात्रा है, इसका रेशियो चेंज हो रहा है। तो कितना रेशियो चेंज हो रहा है, 4 में 4 पहले था, अब 6 हो गया, तो 2 यूनिट बढ़ गया। ये किसके कारण बढ़ा है, ये 12 लीटर जो पानी मिलाया जा रहा है इसके कारण बढ़ा है। तो अगर हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल लें, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 6 दूनी 12, 6 लीटर आ जाएगी। तो एक रेशियो की वैल्यू 6 लीटर आ गई। बैरल में मिश्रण की शुरुआत में ये रेशियो था, तो टोटल कितना रेशियो हो जाएगा, 7 4 11, 11 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। एक रेशियो की वैल्यू 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 66 लीटर। तो शुरुआती मात्रा होगी 66 लीटर, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक फर्नीचर स्टोर अपने सामान की कीमत लागत मूल्य से 80% ज्यादा तय कर रहा है। तो लागत मूल्य से 80% ज्यादा तय कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस हम मान लें 100 रुपए, 100 रुपए मान के आसान बनाने के लिए इसे 100 मान के कर लें। तो ये जो कीमत है, मार्क प्राइस जो है, ये 80% बढ़ा के अंकित कर रहा है। तो ये हो जाएगा 100 में 80 बढ़ेगा, 80% बढ़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो मार्क प्राइस हो जाएगी इसकी 180। वे तय कीमत पर 30% की छूट देते हैं। तो तय कीमत तो यही होगी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में 30% की अगर हम छूट निकाल दें, 30% कम कर दें, तो 18 त्रिक 54, 54 रुपए कम हो जाएगा। तो 18 सत्ते 126, 126 रुपए बचेगा। कह रहा है कि अगर किसी ग्राहक को 250 रुपए की अतिरिक्त लॉयल्टी छूट मिलती है और फिर भी स्टोर को लागत मूल्य पर 12% का फायदा होता है, तो अगर इसमें से 250 रुपए 250 रुपए कम कर दें, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा जिस पर वो बेच रहा है। तो बेच रहा है, कह रहा है कि 12% प्रॉफिट पर। कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना था, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी इसके हिसाब से कितनी हो जाएगी, 112, 112 हो जाएगी। तो ये जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी ये हो जाएगी 112। फाइंड क्या करना है, तो फर्नीचर के सामान का लागत मूल्य फाइंड करना है। लागत मूल्य मतलब कि सीपी, 100 की वैल्यू इसमें हमें फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, तो 100 की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। अब अगर हम इसमें से कंपैरिजन करें, तो 126 पहले था, 126 की वैल्यू जो है 112 बचती है। कब बचती है, जब 250 कम हो जाता है। तो कितने की कमी आई, 14 की कमी आ गई। तो ये 14 की कमी किसके बराबर है, 250 रुपए के बराबर है। तो 14 की वैल्यू जो है 250 के बराबर है। तो हम एक की वैल्यू अगर निकाल लें, तो ये हो जाएगा 250 बटे 14 रुपए। हमें फाइंड किसकी करनी है, कॉस्ट प्राइस, जो कि 100 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 100 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा 250 गुणे 100 और डिवाइड में आ जाएगा 14। तो सीपी आ जाएगा यहाँ से 250, 2 जीरो और बढ़ जाएगा इसमें, 14 से डिवाइड करना है। अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन काफी दूर दूर दिए हुए हैं, तो अप्रॉक्स वैल्यू से सॉल्व करिए। 14 एकम 14 और यहाँ बचा 11, 11 110, 14 8 112, तो लगभग आएगा 1800 से थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी। 1800 से थोड़ी सी वैल्यू ऑप्शन 1 में कम है, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। एक बेलनाकार बर्तन में पानी भरा हुआ है, उसमें एक गोलाकार गेंद डुबाई गई है। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। यदि गेंद की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो उसके द्वारा हटाए गए पानी का आयतन क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो आयतन इसमें फाइंड करना है जो गेंद द्वारा हटाया जा रहा है। तो गेंद द्वारा कितना हटाया जाएगा, ये अपने ही वॉल्यूम के बराबर हटाएगा पानी, उतना ही पानी को विस्थापित करेगा, रिप्लेस करेगा। तो वॉल्यूम कितना होगा, जितना इसका गेंद का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम पानी को हटाएगा। तो अगर हम वॉल्यूम निकालें, जो गेंद है, गेंद होगी सर्कुलर, स्फेरिकल होगी, और गेंद होगी स्फेरिकल। तो स्फेयर का फार्मूला होता है वॉल्यूम का, ये होता है 4/3 पाई आर। आर की वैल्यू 4 दिया हुआ है, त्रिज्या 4 है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64। तो इसे हम सॉल्व कर लें तो 64 चौके 256, 256 और पाई है तो 256 पाई बटे 3, और ये वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक अर्धगोलाकार गुंबद 20 मीटर व्यास वाले गोलाकार क्षेत्र को ढकता है। इस गुंबद का लगभग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया इसमें फाइंड करना है। तो जो हेमी स्फेरिकल होता है, हेमी स्फेरिकल डोम बनाया गया है, तो हेमी स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 ले लें, और आर, आर जो दिया हुआ है, ये व्यास दिया हुआ है, व्यास 20 मीटर है, तो त्रिज्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 20/2, तो आ जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ से हम वैल्यू रख दें, तो आर स्क्वायर करना है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करें तो 22 दूनी 44 और 100 से मल्टीप्लाई हो गए, 22 44 100 आ जाएगा, 4400/7। 7 से डिवाइड करें, वैल्यू भी यहाँ पर देखें तो काफी दूर दूर दी हुई है, अप्रॉक्स यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 छंग 42, तो 7 छंग 42 200 बचेगा, तो 600 से ज्यादा वैल्यू आएगी, 600 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू आएगी। 600 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक खोखले अर्धगोले की मोटाई एक समान है, इसकी आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर और बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर है। यदि कैपिटल आर इक्वल टू 2r है तो बाहरी और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इनका रेशियो इसमें पूछा गया है। तो बाहरी और आंतरिक, जो आउटर होगा और इनर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जो बड़े वाले का होगा, बाहर का होगा, और 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर जो आंतरिक होगा। तो कैपिटल आर की वैल्यू 2r के बराबर दिया हुआ है स्मॉल आर में, ये हो जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और कैपिटल आर की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा स्क्वायर भी करना है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा स्क्वायर में आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/1, क्योंकि हमें रेशियो में फाइंड करना है तो 4/1 हम लिख सकते हैं 4 को, तो ये आ जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का 2 गुना है। यदि आधार की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। स्लैंट हाइट इसमें फाइंड करना है। तो स्क्वायर पिरामिड है, इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 1/2 गुणे पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ बेस, जो भी बेस होगा इसका आधार का जो परिमाप होगा वो गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कौन सी लेंगे? स्लैंट हाइट। जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो लेंगे। तिर्यक ऊंचाई मान लेते हैं एल है, तो ये एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये किसके बराबर है? उसके आधार के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू रख दें, तो 1/2 गुणे पेरीमीटर क्या हो जाएगा? वर्ग है, तो वर्ग का पेरीमीटर हो जाएगा 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा है यहाँ पर, भुजा 6 सेंटीमीटर है तो 6 रख दें, गुणे एल, एल की वैल्यू हम फाइंड करना है। 2 गुणे भुजा 6, तो 6 का स्क्वायर ही हो जाएगा 36। 2 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 2, 6 दूनी 12, 12 से 36 डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3। तो एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 दूनी 6, और ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो आ जाएगा सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी इसकी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक गोल बगीचे का व्यास 28 मीटर है। अगर कोई माली बगीचे की परिधि के 75% हिस्से पर बाड़ लगाना चाहता है तो कितनी लंबी बाड़ की जरूरत होगी, ये इसमें फंड करना है। परिधि पर लगा रहा है तो परिधि हम पहले निकाल लें। तो गोल है तो ये हो जाएगा, गोल होगा तो सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है ये हो जाएगा 2πr। लेकिन ये 75% हिस्से पर ही बाड़ लगा रहा है, तो 75% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये आ जाएगा इसका परिमाप जिस पर ये बाड़ लगा रहा है। तो अब इसमें वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, और आर है यहाँ पर व्यास दिया हुआ है तो आर आ जाएगा इसका आधा 14 मीटर, और ये हो जाएगा 3/4। 7 चौके 28, 28, 14 दूनी 28, इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 22 तेईस का 66, 66 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ए भुजा की लंबाई वाले समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या सरकम रेडियस और अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस का अनुपात क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका जो सरकम रेडियस हो जाएगा ये हो जाएगा a/√3। भुजा ए है तो ये हो जाएगा a/√3, और इन रेडियस क्या हो जाएगा? इन रेडियस होता है इसका a/2√3। अगर इनका रेशियो ले लें तो a से a कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2:1। ये इसका अनुपात आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक त्रिभुज ABC एक वृत्त के अंदर बना है, तो अगर हम एक वृत्त बना लें, इसमें एक त्रिभुज बना लें ऐसे, ये A मान लें, ये B और ये C। वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा खींची जाती है जो भुजा BC को आगे बढ़ाने पर उसे बिंदु D पर काटती है। BC को अगर हम बढ़ाएंगे जैसे, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे ये A से जैसे, तो ये कहां पर काटेगा? उसे D पर काटेगा। ये D पॉइंट है। AD की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, AD ये 6 सेंटीमीटर है, CD 4 सेंटीमीटर है। BC की लंबाई क्या है ये फाइंड करना है। BC इसमें फाइंड करना है, मान लेते हैं ये x है। तो इसमें सर्कल की प्रॉपर्टीज लगा दें, तो ये हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा है तो AD स्क्वायर हो जाएगा BCD CD इंटू BD। तो यहाँ पर वैल्यू रख दें, तो AD है 6 तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36, और CD है 4, 4 रख दें। BD कितना हो जाएगा? BD यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x+4, x+4 रख दें यहाँ पर। 4 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 9, तो 9 की वैल्यू x+4 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगी 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक समलंब ABCD में जहां ABCD के समांतर है, विकर्ण AC और BD एक दूसरे को E पर काटते हैं।
ट्राइंगल एबीई के क्षेत्रफल और ट्राइंगल सीडीई के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। एक ट्रेपेजॉइड बना ले यहाँ पर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये ए मान लें, ये बी, ये सी और ये डी। विकर्ण बनाने हैं तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ, ये इसे सीधा ही बना देते। यस, तो क्या फाइंड करना है, ए बी ई, ए बी, ये पॉइंट जो होगा ये ई होगा, तो ये वाला जो क्षेत्रफल होगा, और सी डी ई, सी डी ई, और ये वाला जो क्षेत्रफल होगा, इसका रेशियो फाइंड करना है। ए बी और सी डी पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो ये जो ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल डी सी ई, ये होंगे सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल होंगे, सिमिलर ट्रायंगल में जो भी एरिया का रेशियो होगा, जैसे एक ट्रायंगल ये बन रहा है ए बी ई का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई का अगर हम रेशियो लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई से, ये प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये जो भुजाएं पैरेलल में हैं इनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो भुजाएं क्या होंगी, ए बी ई में जो पैरेलल भुजा है ये ए बी है, ए बी, और ये हो जाएगी सी डी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और प्रोपोर्शनल में ही वैल्यू पूछी गई है। अब ऑप्शन में चेक करें तो रेशियो ऑफ ए बी टू सी डी स्क्वायर, ए बी और सी डी का वर्ग का अनुपात ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, यही इसमें पूछा गया था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक्स रेडियस वाला एक सर्कल 2x रेडियस वाले दूसरे सर्कल से को बाहर से छूता है, सीधी कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो एक सर्कल x रेडियस का बन रहा है, x का, और एक सर्कल जो है 2x रेडियस का बन रहा है, मान लेते हैं ये 2x है। तो जो कॉमन टेंजेंट होगी इसकी, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 इंटू पहली की रेडियस इंटू दूसरी की रेडियस, ये हो जाएगा x इंटू 2x। तो 2 और x इसमें से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, और √2 आएगा, ये हो जाएगा √2। तो ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो वृत्तों के केंद्र एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उनके बीच कितनी कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, वे किस प्रकार की टेंजेंट होंगी, ये इसमें फाइंड करना है। तो 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो वृत्त हैं, तो एक अगर वृत्त बना लें 6 सेंटीमीटर का, ये है 6 सेंटीमीटर का, और उनके बीच की जो दूरी है ये 10 सेंटीमीटर है, टोटल जो होगी 10 सेंटीमीटर होगी। अगर दूसरा जो वृत्त है इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो बीच में गैप आ जाएगा 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का होगा। ये भी जो गैप आ रहा है बीच में, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। एक टेंजेंट ऐसे खींची जाएगी, एक टेंजेंट जो सीधी कॉमन टेंजेंट खींची जाएगी ऐसे खींची जाएगी, और एक ऐसे और एक ऐसे, तो टोटल 4 टेंजेंट ही खींची जा सकती हैं। और 4 टेंजेंट केवल ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 2 डायरेक्ट रहेंगी और 2 होंगी ट्रांसवर्स, और ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक वृत्त के अंदर दो जीवाएं ए बी और सी डी एक बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए पी 6 सेंटीमीटर, तो एक अगर हम वृत्त बना लें ऐसे, तो ये जो जीवा होगी ये ए बी मान लें, और एक जीवा ये होगी, मान लेते हैं ये सी डी है। ए पी 6 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं पॉइंट में, ये पॉइंट जो है ये पी है, तो ए पी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, पी बी जो है ये 8 सेंटीमीटर है, सीपी 4 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है। पीडी की लंबाई इसमें फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है तो मान लेते हैं ये एक्स है। तो सर्कल का जो रिलेशन होता है, तो सर्कल का जो प्रॉपर्टी होती है जीवा के साथ, ये होती है ए पी इंटू
पीबी की जो वैल्यू होगी वो सीपी इंटू पीडी के इक्वल होती है। तो इसमें वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 6, पीबी की वैल्यू 8 और सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? सीपी की वैल्यू दी हुई है 4 और पीडी की फाइंड करना है, ये है एक्स। 4 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 2, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर में है तो ये आ जाएगा ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक वृत्त में ए बी जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और यह केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो एक वृत्त बना लें। ए बी जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर ए बी जो जीवा है ये 12 सेंटीमीटर का है, केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये केंद्र है, ये जो दूरी होगी ये 4 सेंटीमीटर होगी। तो केंद्र से अगर हम कोई यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा और ये जो जीवा को होगा ये बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या फाइंड करनी है तो त्रिज्या ये होगी, ये 90 डिग्री का होगा तो अब पाइथागोरस से हम ये निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर, तो 6 छंग 36 और 4 चौके 16, 36 16 52, अंडर रूट 52 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू फाइंड करना है 0.02 का क्यूब प्लस 0.004 का क्यूब और डिवाइड करना है 0.2 का क्यूब और प्लस 0.04 का क्यूब। अगर ऊपर नीचे कंपैरिजन करें तो 0.02 और यहाँ 0.2 है, ऐसे यहाँ पर 1 पॉइंट का अंतर है। तो अगर हम ऊपर 10 का क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 10 का क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। 10 का क्यूब से ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो 10 का क्यूब से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, बचेगा पूरा 1/10 का क्यूब। तो 1/10 का क्यूब हो जाएगा 1/1000, तो ये हो जाएगा 0.001। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक ये वैल्यू दिया, वैल्यू इसमें फाइंड करना है। तो अगर हम इसमें देखें तो 0.4 का क्यूब और प्लस ये भी हम लिख सकते हैं 0.02 का क्यूब अपॉन में 1.2 का क्यूब, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई है, ऐसे ये भी, ये हो जाएगा 0.06 का क्यूब। पिछले तरह का ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4.4 1.2 हो जाएगा और इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0.06। तो इसमें भी ऐसे ही कर लें। अगर हम 3 के क्यूब से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो ये पूरा जो होगा ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा, तो बचेगा केवल अपॉन में 1/3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 1/27 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।